गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12 की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। ठीक है, आज हम लोग जो हम लोग का पिछला चैप्टर 1 था वो रिलेशन फंक्शन वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग अब न्यू चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है जो कि ठीक है। तो मैट्रिसेस है क्या, बेसिकली एक बार रफली मतलब एक ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। होता क्या है कि कई बार हमारे पास इतने सारे नंबर्स आ जाते हैं जिसमें हम लोग को नंबर्स को एक अलग तरह से स्टडी करना होता है। एक्चुअली मतलब मैट्रिक्स जो है ना एक नंबर नहीं है, इट इज काइंड अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। ठीक है ना, ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, मतलब नंबर्स को एक एरे में लिखा जाता है, अरेंज करके लिखा जाता है। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। तो ये नंबर्स की तरह बिहेव भी नहीं करता है। नंबर्स को जैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वैसा यहाँ पे जरूरी नहीं है वैसा हो। यहाँ कुछ अलग तरह से होता है तो नंबर्स इसमें भी, बट इसमें थोड़ा सा बिहेवियर अलग होता है। तो यही चीज ध्यान रखना है। फायदा क्या है मैट्रिक्स को पढ़ने का, अगर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको याद होगा x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू ना इक्वल टू 60। मान लीजिए ये इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन दिख रहा है आपको। मैं कहा है एस क्या कोई एक्स वाई आप निकाल सकते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यस और नो? जल्दी बताइए राधिका एंड वर्षा। इस इक्वेशन को सॉल्व यस करना सर। जानते हैं क्या? यस सर। आप कोई ना कोई एक्स वाई निकाल लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करते थे? इसके 3 तरह के मेथड थे, आपको याद होगा। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, पहले इस वाले इक्वेशन को, इसमें 2y को इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 2y। फिर इस x को उठा के इसमें रख देते थे तो y की वैल्यू निकल आती थी। फिर y की वैल्यू जब आ जाती इसमें रखते थे, वापस x की आ जाती। समझ गए ना बात? नहीं समझे? यस सर। इसी तरह इसके दो और तरीके थे, एक था एलिमिनेशन मेथड, फिर एक था रेशियो मेथड। तो ये था हमारा सॉल्व करने का तरीका। ये क्या था? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ये क्या है? टू वेरिएबल का। अब देखना, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, तो इसको तो सॉल्व करना आसान था, बहुत आसान था। इवन आप लोग ने अगर याद हो तो आप इसको भी सॉल्व करना जानते हो। तीन इक्वेशन आ जाए तब क्या करते थे? अगर आपको याद हो कि पिछले साल हम लोग ने 3 डायमेंशन पढ़ा था, मतलब पिछले साल के अभी क्लास 11th में 3 डायमेंशन पढ़ा था, उसमें तीन तीन इक्वेशन होते थे। यहाँ पर एक्स वाई जेड को सॉल्व करते थे, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ एक्स वाई जेड को जब सॉल्व करते थे तो एक पॉइंट निकल के आता था, जो तीनों लाइंस, 3 लाइन होती थी, जैसे स्पेस में एक लाइन ये रही, एक ये रही और एक इधर से आ रही है, तो तीनों लाइन आपस में एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट ये एक्स वाई जेड वही कोऑर्डिनेट आता था। तो ऐसे में क्या करते थे आप, इसको भी वैसे ही करते थे, पहले इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते थे, फिर इसको सॉल्व करते थे टू वेरिएबल के हिसाब से। तो यानी कि यहाँ तक तो चीजें थोड़ी सी आसान थी, मतलब हम लोग 3 इक्वेशन को सॉल्व करना जानते थे। 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए, ये बात मतलब 3 वेरिएबल को पता करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, ये बात तो पता है ना आपको, है ना? यस सर। हाँ, यानी कि फॉर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ n वेरिएबल, वी एटलीस्ट मतलब कम से कम हमारे पास n इक्वेशन होने चाहिए, नीडेड। इस बात का ध्यान रखना। यानी कि अगर हमारे पास n वेरिएबल हो, ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे, मतलब लगभग z तक, मान लीजिए 26 वेरिएबल है, तो उन सभी 26 वेरिएबल्स की वैल्यू पता करने के लिए आपके पास 26 कम से कम इक्वेशन होने चाहिए उन सभी वेरिएबल्स में, उनके बाहर कोई नहीं होना चाहिए। तो अब यहां तक ये प्रॉब्लम, लेकिन एक बात बताइए, क्या 3 से ज्यादा इक्वेशन को सॉल्व करना आज तक आप लोग ने सीखा है, यस और नो? नो सर। तो बस यही प्रॉब्लम को ये मैट्रिक्स सॉल्व करता है, मेन जो हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा, इसका सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी फील्ड ले लीजिए। तो
मेन तो क्या है, ये कई सारे लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। तो अब मैट्रिसेस है क्या, तो उसकी डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ और एक दो एग्जांपल से क्लियर करूंगा कि क्या है मैट्रिक्स। ओके, तो एक एक करके करते हैं, ध्यान देते रहिएगा। जैसे एक एग्जांपल है आपकी बुक में ही, उसी को बता रहा हूँ। जैसे तीन फ्रेंड्स हैं, जैसे आप ही लोग का, जैसे वर्षा, राधिका एंड कोई और एक स्टूडेंट होगा जो कि एब्सेंट है। नोटबुक एंड नोटबुक्स एंड और क्या, पेन्स। ओके, पेन। चल, वर्षा, राधिका एंड क्या बोलते हैं, कोई स्टूडेंट है जो कि एब्सेंट है। तो जो भी स्टूडेंट है एब्सेंट, तो वर्षा के पास जो है मान लीजिए 11 बुक्स हैं, राधिका के पास भी 11 बुक्स हैं, लेकिन वर्षा के पास जो है 5 पेन्स है और राधिका के पास 6 पेन्स हैं, ठीक है ना। तो एब्सेंट स्टूडेंट है जो कोई भी होगा, उसके पास 10 बुक हैं और 7 पेन्स हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, इस दी गई इंफॉर्मेशन को कि वर्षा के पास 11 बुक्स है, 5 पेन्स हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग मैट्रिक्स में, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स को अरेंज करने के लिए हमें सबसे पहले इसको बिग ब्रैकेट में बनाते हैं, ठीक है, और रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं। जैसा का जैसा ये है ना, ऐसा एज इट इज यहाँ उतार दो। 5, 6, 7, इसमें ये वाली जो रो है ना, इसे बोलेंगे फर्स्ट रो। ये कौन सा है, फर्स्ट रो। ये वाला कौन सा है, सेकेंड रो। एंड ये वाला कौन सा है, थर्ड रो। और ये कॉलम है, ठीक है ना। हमारे क्लास में भी तो कॉलम होती है, रो होता है। तो ये कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, और ये कौन सा है, सेकेंड कॉलम। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो अरेंजमेंट हमने किया ना रो एंड कॉलम में, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। हो सकता है आप इसको, कई आप में से कोई स्टूडेंट इसको ऐसे कर दे, 5, 6, 7, 11, 11, 10, ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या है, 2 रो हो जाएंगी और 3 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। इसी को, ये जो अरेंजमेंट किया ना डेटा का, जो हमारी इंफॉर्मेशन है दी गई, मैट्रिक्स का मतलब अब बताने जा रहा हूं, दी गई जानकारी को रो एंड कॉलम में अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। फिर इसको कैसे यूज करते हैं आगे जाके, इसको हम लोग समझेंगे। तो डेफिनेशन देख लीजिए मैट्रिक्स की, फिर हम लोग आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन देख लीजिए मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इज द ऑर्डर रेक्टेंगुलर ordered a matrix is a ordered rectangular array of numbers और functions। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे और अ नंबर ऑफ अ फंक्शन। यानी कि मैट्रिक्स को क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, बस स्क्वायर रेक्टेंगल में होता है, रो एंड कॉलम होंगे। एंड उसको, ये एरे वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, जैसे 1 को यहाँ लिखा, 2 को यहाँ लिखा, तो 1 का ये फर्स्ट पोजीशन, 1 को बोलेंगे कि ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, लेकिन इसको बोलेंगे ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में आ रहा है 2, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑर्डर अलग अलग है। 1, 2 का अरेंजमेंट 2, 1 से अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स इज द ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। फंक्शन भी, इसकी जगह कोई फंक्शन भी आ सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है।
फंक्शंस भी आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने इस टाइप का कुछ कर दिया, फंक्शन अभी पढ़े है ना, तो मान लीजिए आपने इधर एफ फंक्शन दे दिया, इधर जी दे दिया, इधर एच दे दिया, पी क्यू आर, ठीक है ना। इस टाइप के फंक्शंस भी अरेंज करते हैं। अब एफ जो भी आप डिफाइन करें, एफ सिग्नम फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, जी जो है मॉड एक्स डिफाइन कर दीजिए, इस टाइप से, ठीक है ना। नहीं समझ में आया बात? सर आ गया समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये एक फंडामेंटल चीजें हैं, बस छोटी छोटी चीजें, मैट्रिक्स क्या होती है। अब यहाँ से थोड़ा सा अब चालू होता है मेन चीज, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स को नोटेशन वगैरह समझेंगे और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझेंगे। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि दिए गए जो भी नंबर्स है ना, आप उन लोगों को उनका जो है मतलब जो भी मैट्रिक्स आपने बनाया, जैसे कि आपने मैट्रिक्स बनाया ये वाला देख लीजिए 2 3 0 1, इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं, अगर नंबर ऑफ रोज हमारी n है m एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारी n है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n बोलेंगे, m क्रॉस n बोलेंगे, m इंटू n नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। आज के बाद इस चैप्टर में जब भी हम लोग इंटू का साइन लगाना होगा तो m इंटू डॉट लगा देंगे, मल्टीप्लाई मतलब डॉट। अब क्रॉस है ये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है, इसको बोलेंगे m क्रॉस n। तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? फर्स्ट रो सेकेंड रो यानी कि 2 रोज, एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम यानी कि 2 कॉलम्स। ओके, यही हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आ गया होगा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। इस तरह देख लीजिए इन जनरल। अब देखिए इन जनरल का एक जनरल केस लिख रहा हूं। इन जनरल अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n के ऑर्डर का है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? इस टाइप से, देख लीजिए, समझा दूंगा अभी, क्लियर हो जाएगा। A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, कितने कॉलम है? देखिए कितने कॉलम है बताइए फट से, n कॉलम्स है ना। तो देखिए ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट रो, ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये जो A I J लिख रहा हूं, इसमें जो I है ना, ये रो को डिनोट करेगा, ध्यान रखिएगा, और ये J किसको डिनोट करेगा? कॉलम को। तो देखिए पहला एलिमेंट पहली कॉलम में, पहला सॉरी पहली रो में दूसरा पहली रो दूसरा कॉलम, इसका पोजीशन पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरह यहां पर जो आएगा वो फर्स्ट रो में आएगा लेकिन nth कॉलम में। समझ में आया कि नहीं? यस। अब देखिए सेकंड रो चालू हो जाएगी, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ओके, सेकंड रो nth कॉलम, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम। ओके, you will continue like this until to the last row, that is mth। लास्ट रो कौन सी है? m रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम। ओके, एंड फाइनली आप किस पे पहुंचोगे? mn, mth रो nth कॉलम। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। तो इधर लिख देंगे m क्रॉस n। कोई प्रॉब्लम अभी तक, कोई भी समस्या या कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए।
नो सर। चलिए तब आगे बढ़ता हूँ। तो आपको मैट्रिक्स दे देगा, पूछ लेगा उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर पहचानिए, तो आप m क्रॉस n देख लेंगे कितने रोज एंड कितने कॉलम है, फिर इसको क्रॉस में लिख देंगे, बस सिंपल सा है। अब देखिए इसमें हाँ एक एक दो बेसिक सी चीज कि अब से क्या है, देखिए मेरे को इतना बड़ा मैट्रिक्स बनाना m n का पड़ा, ठीक है ना, मैं इसको शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। हमेशा मैट्रिक्स को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, वैसे ही मैट्रिक्स को भी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे ए आई जे जनरल एलिमेंट वेयर ऑफ m क्रॉस n where I varies from 1 to n and j varies from 1 to n। ये देखिए जो मैंने अभी मैट्रिक्स बना रखा था, एक चीज और, I and j belongs to n, I and j belongs to n। Just a second students, यहां तक समझ में आया वर्षा एंड राधिका? यस सर। अब देखो जो मैंने मैट्रिक्स इधर बनाया था ना, A11 A12 वाला, उसको शॉर्ट में मैंने इतने से में लिख दिया। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जनरल में ए आई जे, कोई भी एलिमेंट जो होगा वो ए आई जे टाइप का होगा, और आई जो है 1 से लेके m तक हो सकता है। तो हम लोग ने देखा ना कि A11 A12 A13 अप टू A1m मैक्सिमम वैल्यू m तक जा रही थी कॉलम, ठीक है ना, नहीं समझे? समझ गए। हाँ इसी तरह j की वैल्यू भी क्या है, n तक जा रही है। अगर हम किसी सिर्फ एलिमेंट की बात करें आई जे ए आई जे, ये क्या है, एक एलिमेंट, इसी को बोलते हैं एलिमेंट, या कई जगह इसको और क्या कुछ और भी बोलते हैं शायद, द नंबर ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द एलिमेंट, एंट्रीज भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं वो जो मैट्रिक्स था ना उसमें जितने भी एलिमेंट्स डाले थे उनको एंट्रीज भी बोलते हैं कि क्या क्या डेटा एंट्री किया है। तो ये जो ए आई जे है ना, ये डिनोट करेगा एलिमेंट ऑफ एलिमेंट या फिर एंट्री, एंट्री ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम को डिनोट करेगा। ये समझ गए बात, नहीं समझे? यस सर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट हो तो पूछना जरूर, ठीक है ना। एंड एक बार इसको पढ़ लेना आज कि क्या क्या बताया है, एक बार बुक से पढ़ लेना, रीडिंग थ्योरी पूरी, तो क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसमें। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, हम लोग जितनी भी एंट्रीज डालेंगे ना यहाँ पे वैल्यूज ए आई जे की, वो सारी की सारी रियल होगी इस चैप्टर में, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए एक दो एग्जाम्पल आपको दिया है पेज नंबर 59 पे, 59 का बता रहा हूँ। इसमें ये कहा है कि हमारा जो प्लेन है ना, एक्स वाई एक्सिस वाला जो प्लेन होता है, उसमें आ रहा है किसी भी पॉइंट को भी हम लोग मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें आ रहा कोई भी पॉइंट P देख लीजिए P, अगर इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 4 and 2, ओके, अगर मान लीजिए 4 and 2 है ना, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स P लिख दीजिए एंड 4 and 2 ऐसे लिख दीजिए। क्या इसका ऑर्डर बता सकते क्या होगा? 2 क्रॉस 1। हाँ 2 क्रॉस 1। और अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखता, ध्यान रखिएगा ये मैट्रिक्स अलग है, मतलब इसको ये भी मैट्रिक्स P ही है, बट ये अरेंजमेंट अलग है, ठीक है ना। बताता हूं अभी 4 and 2 इसका ऑर्डर क्या होगा राधिका? 1 into 2। 1 क्रॉस 2। 2। हाँ इंटू मत बोलो इसको। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें सर
आप बोलोगे सर ये देखिए ये दोनों तो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये रो का अरेंजमेंट है, ये रो में अरेंजमेंट है, ये कॉलम में अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स ये इसके बराबर नहीं है ना। भले ही मैं दोनों को पी नाम दे दिया, इसको पी डैश नाम दे देते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, पी डैश नाम दे दीजिए, तो ये भी इसी पॉइंट को डिनोट करेगा, वो भी इसी पॉइंट को डिनोट करेगा, बट दोनों अरेंजमेंट अलग है। मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, अरेंजमेंट अलग है। जैसे कि पहली सीट पर राधिका बैठ गई, अगली सीट पर वर्षा, या पहली सीट पर वर्षा बैठ गई, अगली सीट पर राधिका, दोनों अरेंजमेंट्स अलग अलग हैं। बट अगर मैं इस बात को नोटिस करूँ कि क्या दोनों फ्रेंड्स साथ में बैठे हैं, तो उस केस में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो ये जो पी को अगर मैं ध्यान में रखूंगा तो मतलब आपकी फ्रेंडशिप को ध्यान में रख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि आपने कैसी सीटिंग अरेंजमेंट है, तो ये दोनों मैट्रिक्स अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, इसी तरह अगर इस तरह समझिए, अगर मान लीजिए एक्सिस प्लेन, इस प्लेन पर कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, इस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है ए बी, ये कोऑर्डिनेट है सी डी, ये कोऑर्डिनेट है ई एफ, ये कोऑर्डिनेट है जी एच, है ना। तो इसको भी मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स आर रेक्टेंगल में है ना, तो आर से लिख देते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देख लीजिए ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। या फिर एक तरीका ये भी है इसको लिखने का, यहां पर ये कितने क्या हो जाएगा, 2 रोज 4 कॉलम, एंड एक तरीका ये है कि आप ऐसे लिख दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। ये कौन सा ऑर्डर है, 4x2 का, ओके। ये अरेंजमेंट है दो। तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप किसी प्लेन, मतलब एक फिगर को मैंने रेक्टेंगल को डिनोट कर दिया मैट्रिक्स के थ्रू, पॉइंट को डिनोट किया मैट्रिक्स के थ्रू, यानी कि आप सर्किल, ट्रायंगल, कई सारे फिगर जितने भी आज तक पढ़े उन सबको भी शायद मैट्रिक्स के थ्रू लिख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, अपनी अपनी बुक में एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। इसमें कहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, ओके, तो क्या क्या पॉसिबल इसके ऑर्डर होंगे, इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, बता सकते हो राधिका एंड वर्षा, बिना एग्जांपल देखे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यस सर। हाँ 8 एलिमेंट्स को कैसे कैसे किस किस टाइप के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, जैसे हम लोग ने अभी देखा ना, वो जो पॉइंट वाला था उसमें 2 एलिमेंट थे, तो 2 को मैंने अप डाउन में लिखा और लेफ्ट राइट में लिखा, तो यानी कि 8 एलिमेंट को इसमें अरेंज करके कैसे कर सकते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए पहला ये है कि आप 8 एलिमेंट को एक रो में रख दीजिए, या फिर आप सबको कॉलम में रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1x8 का मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा 8x1 का मैट्रिक्स। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि 2x4 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये 4x2 हो जाएगा। इसी को ऐसे कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया 4x2, समझ गए ना। क्या और कोई ऐसा ऑर्डर होगा जिसमें ये अरेंज किया जा सकता है। नो सर। बस तो यही है कि मतलब इसको कौन कौन से ऑर्डर में लिख सकते हैं, 1x8, 8x1, 2x4, 4x2, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिएगा, construct a 3x2 matrix whose elements are given by this. Okay, जैसे आपको एक बोल दिया, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसमें क्या दिया है कि एक 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें उसका जनरल एलिमेंट क्या होगा, ए आई जे, कुछ इस टाइप का होगा कि 1/2 ऑफ आई मॉड ऑफ आई माइनस 3j। ओके, आई माइनस 3j। तो पहले इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है ना। अगर उस मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं तो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आएंगे, 3x2, यानी कि 3 रो 2 कॉलम, यानी कि A11 A12 A21 A22 A31 A32, हो गया। अब A11 की वैल्यू देख लीजिए, क्या होगा A11 की वैल्यू, यानी कि I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, यानी कि 1/2 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1। ओके, ये हो गया। आया समझ में? आप देख लीजिए, सॉल्व हो गया। 1/2 1 माइनस 3। ओके, तो 1/2 इंटू -2, इसको सॉल्व करेंगे, ये मॉड में है तो +1 हो जाएगा और ये +1 आएगा, यानी कि A11 की वैल्यू क्या आई, +1। इसी तरह 1 2 2 1 2 2 सबकी वैल्यू डालेंगे और फिर लास्ट में जो भी वैल्यूज आ रही है उसको इसमें रख देंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आया बात? यस सर, आ गया। तो यही है, बस सिंपल सा है, बस इसको प्रैक्टिस करना है। बस आखिरी के 1-2 टॉपिक इसमें थोड़े से टफ हो सकते हैं, है ना, जब हम लोग इसमें कुछ 1-2 चीज नई है उसके बारे में पढ़ेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स वगैरह, तो वहां पे थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट इवन दो दैट इज आल्सो क्वाइट सिंपल इफ यू विल प्रैक्टिस इट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, look at this. Okay, types of matrix, there are different many types of matrix, even there are 5 6 7 तरह के मैट्रिक्स तो आपको ही बताए हैं। तो पहला देख लीजिए क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना रोक के वहीं पे, ठीक है ना। राधिका एंड वर्षा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितनी भी एंट्रीज होती है वो एक कॉलम में होती हैं, ठीक है ना। यानी कि आप समझ रहे होगे नाम से, ये मैट्रिक्स जो है इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। इसमें एलिमेंट होंगे A11 A21 अप टू AN1, ठीक है ना। तो इसमें इसको क्या, ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस 1, ठीक है ना। नहीं समझ में आया बात? अगर ये m है तो m कर दीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा अलग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स A है, ये जो मैट्रिक्स, अगर इसको आप मैट्रिक्स A बोल रहे हैं तो A मैट्रिक्स किस टाइप का है, Aij, जिसमें से ये m क्रॉस 1 का है। I की वैल्यू 1 से m तक वेरी करेगी, जबकि J की वैल्यू क्या होगी, 1। बस ये लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? यस सर। और लास्ट में लिख दीजिए m बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। ये हो गया। अब हाँ, रो मैट्रिक्स हो गया, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स भी होगा। तो रो मैट्रिक्स में बस चीजें एक रो में आ जाएंगी, सारे एलिमेंट्स एक रो में आ जाएंगे। जैसे ये इस टाइप का होगा, A11 A12 A1n, ठीक है, एंड ये 1 क्रॉस n के टाइप का होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Aij। मैं ये सब चीज के डीप में नहीं जा रहा हूँ, कोई जरूरत अभी है भी नहीं, और आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो रोक के पूछ लीजिएगा, है ना। Aij एंड वेयर
I इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1 to n, है ना। ये जो n है कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। ये है रो मैट्रिक्स, चीजें एक रो में आ जाएंगी, सिंपल था। अब आपको दिख ही रहा है रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, तो हो सकता है रो कॉलम एक साथ हो, तो उससे क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में नाम क्लियर हो रहा है। एक बात बताइए, स्क्वायर में जितनी बड़ी सारी साइड्स बराबर होती है ना, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का होगा। इसमें जो है ए आई जे होंगे, और इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा। अगर 4 रो है तो 4 कॉलम, 5 रो है तो 5 कॉलम, यानी कि ये m क्रॉस n के टाइप का होगा, वेयर m किसके बराबर होगा, n के, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि एक्चुअल में ये क्या है, m क्रॉस m, या फिर इसको n क्रॉस n लिख सकते हैं। अब देखिए, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें i का वही लिख देंगे, i वेरीज फ्रॉम 1 to m एंड j वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड m and belongs to natural नंबर, और ये m और n बराबर होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि m और n बराबर होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा, है ना। बाकी मैट्रिक्स भी है बट इसका सबसे ज्यादा यूज होगा अभी आपकी क्लास में, 12th में, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। 3 तो आपने जान लिए, और कितना टाइम है, ज्यादा टाइम तो नहीं है, बट एक दो मैट्रिक्स और बता देता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स एक और देख लीजिए, फिर कल की क्लास में हम लोग है ना 3.1 लगाएंगे, और इसके एक दो मैट्रिक्स और है वो देखेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स लास्ट समझ लीजिए क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो रहा है कि यानी कि डायगोनल में कुछ खास हो रहा होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब समझिए, देखिए ये यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ना, इसको समझिएगा। ये वाला मैट्रिक्स देखिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें ये वाली जो दो डायगोनल पॉसिबल है, एक ये रही एक ये रही। इसमें जो ये वाली डायगोनल है ना, इसी को प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 2 2 3 3, आई जो है हर जगह j के बराबर हो रहा है। जिस जगह आई j के बराबर होता है वहां पर आने वाला जो डायगोनल है वही प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिए कि जब इस केस में क्या होगा, तो जो मैट्रिक्स होगा ए आई जे, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपके बुक में दी है, मैं लिखूं क्या फिर से? नो सर। हाँ, मैं डायरेक्टली एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसका, ये मैथमेटिकल टर्म, क्योंकि टाइम कम है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। यानी कि ए आई जे एम इंटू एन टाइप का होगा, और एम जो है एन के बराबर होगा। साथ ही साथ ए आई जे की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। कब, जब आई जे के बराबर ना हो। यहाँ पर देखिए 2 1 है, आई और जे बराबर नहीं है, तो यहाँ की वैल्यू 0 होगी। 1 2 की जगह भी 0 होगा, 1 3 की भी जगह भी 0 होगा, 4 3 2 की भी जगह 0 होगा, 3 1 की भी जगह 0 होगा। बस 1 1 2 2 3 3 वाले में 0 नहीं होगा। बट ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 वेयर आई इक्वल टू जे। जहां जहां आई जे के बराबर होगा वहां वो 0 के बराबर नहीं होगा। हो सकता है √3 2 1 ऐसे हो। एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, देखिए ना, √2 0 0 0
0.3000/5। ये देखिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यही चीज थी बेसिक सी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग एंड इफ यू फील एनी डाउट पूछ लीजिएगा टाइम से, ठीक है। थैंक्स।